नमस्कार। कृषि बागवानी एवं पशुपालन जानकारी लिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। कृषि और पशुपालन दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। एक कृषक के लिए ये दोनों ही आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। पशु जहां उसके लिए एक अतिरिक्त आय का साधन है, वहीं पशुओं से मिलने वाला गोबर उसके खेतों की उर्वरकता को बढ़ाता है और उसके उत्पादन में, उसकी कृषि उपज में वृद्धि करता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो दुधारू पशुओं को पालना स्वरोजगार का एक बहुत अच्छा साधन बनता जा रहा है। ऐसे में दुधारू पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से प्रबंधन किया जा सकता है, कार्यक्रम में आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर तरुण जी। तरुण जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तरुण जी, जिस तरह से दुधारू पशुओं के प्रबंधन की बात हो रही है, तो शुरुआत इसी बात से करना चाहूँगी कि कितना प्रभाव रहता है यदि शिशु अवस्था में ही जो दुधारू पशु है उसका सही प्रकार से रखरखाव हो जाए। प्रबंधन मैनेजमेंट, आप किसी भी चीज़ की ले लीजिए, मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी चीज़ को मैनेज करने का। वैसे ही हमारे जो दुधारू पशु हैं उनमें जो हमारी जैसे दुधारू पशु में बात करेंगे हम गाय या भैंस की, तो उसका जो नवजात बछड़ा या बछड़ी हैं उनकी जो प्रबंधन है हमें उनके बिल्कुल नवजात समय से ही बिल्कुल अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। नहीं तो आगे जाके जो हमें उसकी कैपेसिटी के अनुरूप हमें जो उसकी मिल्क प्रोडक्शन चाहिए वो नहीं आ पाती है। जी। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारे नवजात बछड़ियाँ हैं स्पेशली, क्योंकि आजकल उसी पे काम चल रहा है ज़्यादा, तो बछड़ियों को जो हमारा वो प्रबंधन है वो हम नॉर्मली फीडिंग करते हैं बछड़ा या बछड़ी को, जो भी हम जी। हैं। तो उसमें हम पहला काम जो करेंगे कि प्रसव के बाद हम नॉर्मली कई जगह हमने ऐसा देखा है कि लोग अपनी बछड़ियों को या अपने नवजात बछड़ों को माँ का दूध नहीं देते हैं, उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये इंसानों के जीवन में इसका महत्व है, उतना ही महत्व उनके बच्चों के लिए भी है, उतना ही नवजात बछड़े बछड़ियों के लिए भी है। तो उनको वो कोलेस्ट्रम के रूप में वो देना चाहिए। और मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि उसका जो हिस्सा है वो शरीर का 10% है। मान लीजिए कोई बछड़ी या बछड़ा 20 किलो का है, तो उसका 10% जो है 10% जो है वही देना है आपने 2 किलो। तो उसको आप डिवाइड कर सकते हैं 3 हिस्सों में, सुबह, दोपहर और शाम को। और अगर आप उस बछड़े या बछड़ी को डायरेक्ट माँ से दूध पिला रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं पिला रहे हैं, आप उसको खुद फीड करवा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उसको बॉटल से फीड करवाइए। क्योंकि जैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि दूध निकाल के जैसे एक अपने किसी कंटेनर में तसले टाइप में डाल जी। के रख देंगे, तो उससे थोड़ी उनके ह्यूमन की डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है। जी। तो या तो सीधा माँ से ही दूध पिलाएं, या अगर आपने प्रॉपर जैसे हमने कहा कि 10% के हिसाब से देना चाहिए, जी। तो फिर उनको वो बॉटल से पिलाना चाहिए। जी। तो पहला काम तो ये है। फिर दूसरा उनको ये है कि अगर वो नवजात बछड़ा या बछड़ी विंटर सर्दियों के टाइम पे पैदा हुए हैं तो थोड़ा ठंड से बचा के रखें उनको। जी। और जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हों तो उनके आप जो फीड जिसे कह सकता हूँ, काफ स्टार्टर। जी। तो बछड़ा बछड़ी में आप 15 से 20 दिन के बाद आप काफ स्टार्टर शुरू कर सकते हैं। जी। उसको जैसे काफ स्टार्टर ऐसी फॉर्म में बनाया जाता है ताकि वो छोटे नवजात बछड़ा या बछड़ी उसको ले सकें। तो उसकी मात्रा नॉर्मली हम ऐसे देते हैं कि धीरे धीरे उसको पहले मुंह में डाल के उसको एक बार चबाने की आदत डालते हैं, कि ग्राइंड करके वो थोड़ा मुंह चलाना शुरू करे धीरे धीरे। जी। फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो नॉर्मली उसकी इनटेक जब जब वो बछड़ा या बछड़ी जो है उस काफ स्टार्टर को 1.25 किलो 750 ग्राम से 1 किलो तक अगर वो लेना उसने शुरू कर दिया है, जी। तो हम गाय के मिल्क को रिप्लेस कर सकते हैं। फिर हमें उस गाय का दूध उसको नहीं देना है, जी। क्योंकि धीरे धीरे उसका ह्यूमन डेवलप हो रहा है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। जी। तो ये सबसे पहला काम है जो हमें नवजात बछड़े बछड़ियों के लिए करना चाहिए। जी। डॉक्टर तरुण, आपने जिस तरह से कहा कि काफ स्टार्टर जो है वो शुरू किया जा सकता है, थोड़ा सा काफ स्टार्टर के बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का मिश्रण होता है, क्या ये मार्केट से मिलता है या घर पर भी ये बनाया जा सकता है? काफ स्टार्टर बेसिकली एक साइंटिफिक तौर से तैयार किया गया एक जैसे आप ये कह लीजिए कि उस बछड़ा बछड़ी को हमने अलग से, जैसे हम गाय को फीड देते हैं जी। उसी तरह की फीड है, लेकिन वो जो अडल्ट पशु के लिए जो फीड है वो
अलग तरीके की है। जो काफ स्टार्टर हम दे रहे हैं वो अलग साइंटिफिक बेस से बना के देते हैं। तो अगर किसी ने अपना बनाना हो किसी, तो वो किसी से पूछ सकते हैं। नॉर्मली ये कुछ जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, या कुछ कंपनीज़ हैं जो बना रही हैं, तो उस हिसाब से उसको दिया जाता है अकॉर्डिंगली कितना देना है। और 3 महीने की उम्र के बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसकी और बढ़ानी चाहिए, और 3 से 4 महीने के बाद, और फिर उसको मिल्क को बंद कर देना चाहिए। तो अगर किसी ने ये कोई चाहता है कि हम खुद बनाएं, तो उसको फिर अपने नज़दीकी किसी चिकित्सक से या किसी इंस्टीट्यूट से बात करके, वो हो सकता है उसको मिल भी जाए, रेडीमेड मिल जाए मार्केट में, नहीं मिलता है तो फिर वो बात करके ले सकता है। जी। डॉक्टर तरुण, साथ ही आपने बात की कि मिल्क को रिप्लेस किया जा सकता है। ये भी जानना चाहेंगे कि कितने समय तक जो है एक जो बच्चा है, नवजात शिशु है, उसे माँ के दूध की ज़रूरत रहती है, यदि वो जो आपका काफ जो आपके न्यूट्रिएंट है उसे भी ले रहा है या उसे नहीं ले रहा है। इन दोनों ही स्थितियों में कितने समय तक ये ज़रूरी रहता है कि उस बछड़े को या बछड़ी को जो है वो दूध पिलाया जाए? देखिए, मैं वही कह रहा था, जैसे हमारे हिमाचल पहाड़ी राज्य है, और जी। यहाँ पे जो दुधारू पशुओं का काम है वो अभी से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है, लोग कर रहे हैं। जी। लेकिन हमें अब चीज़ों को थोड़ा बदलना है, थोड़ा साइंटिफिक वे में, थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से इन चीज़ों को लेना है। जी। तो नॉर्मली पहले हम क्या करते, अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं, जहाँ कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे लोग अभी भी बहुत लंबे समय तक अपने बछड़े बछड़ियों को दूध देते हैं। जी। तो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि हमें उसका जो ये हमारे गाय हैं या भैंस हैं, ये बड़े जानवर जो हैं, ये 4 पेट वाले एनिमल हैं, 4 स्टमक एनिमल्स हैं, इनमें र्यूमन डेवलप होता है एक एज के बाद जाके। तो हम जितनी जल्दी उनको, जो मैंने काफ स्टार्टर की बात की, जितनी जल्दी हम ग्राइंडिंग चलाने की, उनका मुंह चला, जुगाली जिसे कह सकते हैं आप, जी। ग्राइंडिंग करने की उसको अवस्था में लाएंगे, उतनी जल्दी उनका र्यूमन डेवलप होगा। जितनी जल्दी र्यूमन डेवलप होगा उतनी जल्दी उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। जी। तो अगर मैं ये कहूँ कि कब बंद करना चाहिए दूध उनको, कि उनको उनकी माँ का दूध नहीं देना चाहिए, तो नॉर्मली मैं ये कह सकता हूँ कि एज से ज़्यादा इसको आज की डेट में हम जो अब नया जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से हम इसको जो कंपेयर कर रहे हैं, वो हम कंपेयर करते हैं कि जब वो बछड़ा बछड़ी 1.25 किलो, 750 ग्राम या 1 किलो इतना राशन उसने लेना शुरू कर दिया है, तो हमें मिल्क को बंद कर देना है। और अगर मैं महीनों की बात करूँ कि कितने महीने बंद करना चाहिए, तो लगभग 3 महीने पे वो इतना लेना शुरू कर देती है, तो हमें उसको बंद कर देना चाहिए। जी। फिर धीरे धीरे उस काफ स्टार्टर को देते रहते हैं, कुछ लोग 6 महीने तक देते हैं, कुछ लोग साल तक देते हैं। फिर जैसे कुछ बंद करते हैं तो फिर वो हीफर, जैसे अब बछड़ी बड़ी हो रही है तो उसको हीफर फीड देना शुरू करते हैं, तो जी। वो एक अलग प्रक्रिया है, फिर अलग तरह की फीड देंगे, है वो भी फीड ही, लेकिन वो थोड़ी एज के साथ फिर बदलाव हो गई। तो दूध बंद करना 3 महीने तक पिला के बंद कर देना चाहिए, जितना जल्दी डेवलपमेंट हो उतना अच्छा है। जी। डॉक्टर तरुण, जिस तरह से आपने बात की कि अभी भी कुछ एरियाज़ में हम देखते हैं कि जो बछड़े बछड़ियां हैं उनको बहुत समय तक जो है वो मिल्क फीड पर ही रखा जाता है। ऐसे में क्या जो पशुपालक हैं उनके लिए किसी तरह की जागरूकता कार्यक्रम भी आपके विभाग द्वारा चलाए जाते हैं कि लोग इसके प्रति जागरूक हों कि किस तरह से वैज्ञानिक ढंग से पशुओं का प्रबंधन किया जा सकता है? विभाग द्वारा कैंप्स लगाए जाते जी। हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के कैंप्स, एक्सटेंशन कैंप्स जो प्रसार के लिए हैं, जी। जिनमें विभाग की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया जाता है, जी। विभाग की स्कीम्स क्या हैं, और लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाती है। अभी कुछ अभी भी चल रहा है, कुछ समय पहले की बात करें तो लंपी का दौर चल रहा था, तो उस जी। समय विभाग ने कैंप लगाए जागरूक करने के लिए। वैसे ही विभाग समय समय पर प्रसार कैंप लगाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। और दूसरी तरह कैंप लगाता है ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी कैंप, जैसे बांझपन की बात करें, इनफर्टिलिटी की बात करें, जी। तो उस तरह कैंप लगाता है। एबीसी कैंप लगाता है एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए, स्मॉल एनिमल्स के लिए। तो विभाग की गतिविधियां समय समय पर चलती रहती हैं। जी। डॉक्टर तरुण, ये बात हुई शिशु अवस्था की, तो अब जैसे कि जो भी हमारा दुधारू पशु है जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अब बात आती है उसके टीकाकरण की, उसके हम कह सकते हैं उसकी ग्रोथ की। तो ऐसे समय में कौन सा सही समय रहता है एक दुधारू पशु के लिए टीकाकरण का? अ, जो हमारा टीकाकरण है, जो हम वैक्सीनेशन जिसे कह जी। सकते हैं, तो वैक्सीनेशन नॉर्मली 4 महीने से ऊपर के जो बछड़ा बछड़ी है जी। उनमें हम कर सकते हैं। 4 महीने से पहले उनमें नॉर्मली, जैसे अब हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव चलती हैं, जी। जैसे ह्यूमन में है वैसे एनिमल्स में वैक्सीनेशन ड्राइव चलती हैं, जी। समय समय पर टीकाकरण होता है। तो 4 महीने तक जो माँ के शरीर से जो एंटीबॉडी आई है वो नवजात बछड़ा बछड़ी में होती हैं। जी। तो 4 महीने के बाद उसमें फिर वो कम होना शुरू हो जाती हैं, जी। तो वैक्सीनेशन करवाई जाती हैं। तो जैसे हमारी स्पेशली आप उसकी एफएमडी की बात करें, जी। मुंह मुंह खुर पका खुर रोग जो है, जी। मुंह और खुर पका रोग जो है,
उसकी वैक्सीन लगाई जाती है। गलघोटू हो गया, एक HST जिसे कहते हैं, BQ हो गया, इनकी वैक्सीन चलाई जाती है। तो ये समय समय पर कराई जाती है। जैसे FMD की वैक्सीनेशन है, उसको साल में 2 बार करते हैं, मार्च अप्रैल में और फिर अक्टूबर नवंबर में जैसे करते हैं, साल में 2 बार करते हैं। HS और BQ की जो वैक्सीन है उसको गलघोटू की और ब्लैक क्वार्टर की, उसको बरसातों से पहले किया जाता है। अब जैसे अभी रिसेंटली हम उस दौर से गुजरे हैं जब LSD थी, तो अब LSD की वैक्सीन भी करते हैं, लेकिन 4 महीने से ऊपर के इसमें बछड़ा बछड़ियों में। साथ में हम ब्रुसेला की वैक्सीन करते हैं, तो वो भी हम 9 महीने से नीचे के जो वो हैं उनमें पशुओं में करते हैं। जी डॉक्टर साहब, यदि हम संक्रमण की बात करें तो आमतौर पे किन कारणों से जो पशुओं में है, दुधारू पशुओं में संक्रमण हो जाता है? संक्रमण बीमारियां जो हैं वो कई तरह की बीमारियां हैं जो पशुओं में हो सकती हैं। जैसे हमने बात की अभी वैक्सीनेशन की बात की, तो ये जो टीकाकरण है ये बीमारियों के लिए ही है। जैसे हमारा वो बात FMD की बात कर रहे थे हम, फुट एंड माउथ डिजीज़ की तो उसको बचाने के लिए करते हैं। लेकिन अगर वो हो जाए तो वो बहुत तेज़ी से फैलने वाला संक्रमण है, एक जानवर दूसरे जानवर में फैलने वाला है। वैसे ही LSD है, अभी हम निकले जिससे LSD से, तो ये भी फैलने वाली बीमारी है, तो इनका संक्रमण फैल सकता है। उसके अलावा दुधारू पशुओं में जो स्पेशली सिर्फ मिल्किंग एनिमल की बात करूं, जो उनमें बीमारी होने वाली है जो बहुत ज़्यादा तंग करती है डेयरी इंडस्ट्री को और फार्मर को भी, वो मैस्टाइटिस बहुत कॉमन बीमारी है, जिसे हम थनैला रोग कहते हैं। जी। तो नॉर्मली पशुओं में ये ज़्यादा रहता है। जैसे लोगों का है कि हमारी गाय का प्रसव हुआ है और प्रसव होने के दूसरे तीसरे दिन जो है वो थन बहुत सख्त हो गया, हार्ड हो गया, स्वेलिंग आ गई है, दूध नहीं आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे संक्रमण हैं जो कई बार हमारे अच्छे से साफ़ सफाई, परिवेश की साफ़ सफाई नहीं रख रहे हैं, उसकी वजह से हो सकते हैं। तो उन कंडीशंस में जो पशुपालक हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा स्पेशली मैस्टाइटिस के लिए, जो ये कंटेजियस नहीं है कि एक गाय को दूसरी को भी उससे हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये किसी इन्फेक्शन की वजह से उसको हुई है तो दूसरी को होगी, तो हो सकता है किसी और उसी इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन उस गाय से नहीं होगी, कि इस छुआछूत की बीमारी नहीं है जी। तो उसमें जैसे दूध निकालते हैं, हाई यील्डर्स में इशू रहता है, तो दूध निकालते हैं तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि दूध निकालने से पहले भी आप एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जैसे पोटाशियम परमैंगनेट है कि MnO4 का वीक सोल्यूशन बना के उसको धो लिया जाए और बाद में भी उसको धो लिया जाए। और नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ये बहुत वो है, एक टेंडेंसी है कि दूध निकालने के बाद कई बार पशु ना एकदम से बैठ जाते हैं, तो नीचे का जो अब हमारा जो फर्श है जहाँ वह पशु को बांधते हैं वो कई बहुत साफ़ नहीं होता है, तो जो ओपनिंग्स होती हैं टीट्स की, उनको बंद होने में टाइम लगता है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन जा सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने मिल्क ले लिया, दूध निकाल लिया, तो आप उस कंडीशन में जो खाना है वो पशु को बाद में दें, ताकि वो उसको खड़े होते हुए खा सके और उनको जो टीट्स हैं, उनके जो ओपनिंग्स हैं, उनको बंद होने का टाइम मिले। तो ये कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जो पशुओं में होती हैं, कुछ वायरल हैं, कुछ बैक्टीरियल हैं, कुछ ये मैस्टाइटिस है, ये संक्रमण हो सकता है। तो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं जो इनमें हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, थनैला रोग जो है, जैसे आपने कहा कि ये आमतौर पर देखा जा सकता है और जो हमारे पशुपालक हैं वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, तो इस रोग के थोड़े लक्षणों के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो है इसकी पहचान हो सकती है, कैसे कैसे लक्षण दिखते हैं, जिससे समय रहते जो पशुपालक है वो इसके बारे में जान सके, जागरूक हो सके और समय पर उपचार भी कर सके। नॉर्मली थनैला की मैक्सिमम जो आप ये लेके चलिए 80 से 90% जो शिकायत जानवरों में रहती है वो इमीडिएट डिलीवरी के बाद की हुई। तो उसमें पशुपालक को अगर अपने लेवल पे देखना है कि ये थनैला ही है, तो उसमें उसको थन बहुत सख्त होगा जी, गर्म होगा, लाल होगा, एनिमल को पेन होगी, हाथ नहीं लगाने देगा। ये एक बड़े कॉमन सिम्टम है जो थनैला के उसमें देखने को मिलेंगे। किसी पशुपालक को अगर देख के उसमें बताया जा सकता है। बाकी उसके उपचार के लिए फिर अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट्स हैं जो अब उपलब्ध हैं, लेकिन वो फिर अपनी चिकित्सीय सलाह लेने के बाद ही वो करवानी चाहिए, मेरी राय ये है, क्योंकि वो बैक्टीरियल भी हो सकती है, फंगल भी कई तरह से हो सकती हैं। लेकिन पशुपालक को पहचानने के लिए ये काफ़ी बड़े सिम्टम है कि अगर एनिमल आपको थन को हाथ नहीं लगाने दे रहा है या फिर थन गर्म है, थन लाल है, तो उससे पता लग जाएगा प्रसव के बाद। ये कॉमनली होने वाली बीमारी है जी। यदि हम उसकी क्लीनिंग की बात करें, जो थन को साफ़ रखना है, तो वो जो पशुपालक है वो किस प्रकार से कर सकता है, किन चीज़ों का प्रयोग कर सकता है? क्या किसी तरह के कोई एंटीबायोटिक्स है जिनका प्रयोग किया जाता है उसे साफ़ करने के लिए, और क्या क्या वो ऐसे तरीके अपना सकता है जिस तरह उपचार के साथ साथ में, जैसे आपने कहा कि एक बार उसे पता चल जाए कि ये बैक्टीरियल है, किस तरह का इन्फेक्शन है, तो उसके बाद वो अपने एंड पे क्या कर सकता है? अपने एंड पे पशुपालक को ये पता लगना कि बैक्टीरियल है, फंगल है, कुछ है, थोड़ा मुश्किल काम है।
जी। लेकिन पशुपालक अपने लेवल पे, जैसे आपने कहा कि उसको क्या करना चाहिए ताकि वो नहीं हो, तो जैसे मैंने कहा थोड़ा क्लीनिनेस रखनी चाहिए जी। परिवेश में भी। और अगर आपने दूध निकालना है तो दोनों काम साथ हो जाएंगे। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन भी, कि आप पहले थन को धो लीजिए, एंटीसेप्टिक आप उसमें क्या डाल सकते हैं आपके पास, जी। अगर KMNO4 जिसे लाल सी दवाई कहते हैं एक, जी। और चुटकी भर डाल के उसको वीक सोल्यूशन बना के उससे धो सकते हैं। अगर वो नहीं उपलब्ध है घर में तो आप डिटॉल का यूज़ कर सकते हैं, पानी में डाल के उसे धो के आपने साफ़ कर दिया, फिर आपने उसको क्लीन करके दूध निकाल लिया। दूध निकालने के बाद आपने दोबारा एक बार उसको धो के, तो उस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों से उसको बचा सकते हैं। नीचे अपने जो आपके फर्श हैं, जो क्लीनिंग है, उसको आप फ्लोर क्लीनर से साफ़ कर लीजिए। और पशु को गंदा मत रखिए, अडर को गंदा मत रखिए। अगर और थोड़ी जैसे काऊ डंग पड़ा है, गोबर है, तो उसकी सफाई कर दीजिए, उसको क्लीन कर दीजिए। तो थोड़ा क्लीननेस रख के इन चीज़ों से बचा जा सकता है। जी। डॉक्टर साहब, ऐसे समय में क्या जिस समय भी थनैला रोग अगर हमारे जो पशु है उनको हो गया है, तो क्या दूध का प्रयोग किया जा सकता है? किसी तरह का ये जो संक्रमण है ये मनुष्य में फैल सकता है, इस तरह की कोई संभावना रहती है? नॉर्मली देखिए, मैं ऐसा कहूँगा कि थनैला रोग के समय एनिमल बहुत पीड़ा में, दर्द में होगा, जी। तो उस कंडीशन में मिल्क वैसे नहीं आएगा जी। हार्ड होने की वजह से। अगर वो आएगा भी तो पीने लायक नहीं होगा, जी। क्योंकि उसमें प्रोडक्शन नहीं होगी, वो बिल्कुल वाटरी और येलो होगा, और अगर उसको बॉयल किया तो फट जाएगा। लेकिन थनैला का उपचार करने के बाद आप 2-4 दिन वेट करने के बाद, अगर सपोज करिए उसमें ट्रीटमेंट दिया गया है, एंटीबायोटिक्स यूज़ की गई हैं, कोई ड्रग्स यूज़ की गई हैं, तो उसको 2-3 दिन के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं वापस। 48 टू 78 आवर्स का कुछ ड्रग्स का जो विड्रॉल पीरियड रहता है उसका, उसको बॉयल करके यूज़ किया जा सकता है। जी। लेकिन थनैला के समय में दूध एक तो आएगा नहीं, दिक्कत रहेगी, एनिमल को दर्द होगी बहुत, और ऐसे दूध का उपयोग करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो ठीक नहीं है। जी। तो कितने समय में अमूमन जो हम देखते हैं जो पशु है वो ठीक हो जाता है, यदि उसे सही समय पर उपचार मिल जाए तो? थनैला मैंने आपको बताया, थनैला जो है वो अलग अलग उनसे होने वाली बीमारी जी। है। अगर हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की बात करें, तो अगर थनैला का समय से उपचार हो जाए और इमीडिएटली उसका उपचार हो जाए, तो 5-7 दिन में 5 to 7 डेज़ में वो रिकवर हो जाना चाहिए। लेकिन कई बार इन्फेक्शन जैसे मिक्स होते हैं, या कोई फंगल है या कुछ है, तो कई बार उनमें कॉम्प्लिकेशन आती हैं। थनैला मैस्टाइटिस जो है वो बहुत इजीली जाने वाली डिजीज़ में से नहीं है। जी। आप कुछ एनिमल्स में इसको ठीक करने में 15-15, 20-20 दिन भी लग जाते हैं। कई बार आपको ड्रग्स चेंज भी करनी पड़ती हैं, कि ड्रग की रेजिस्टेंस है तो आपको दूसरी ड्रग यूज़ करनी पड़ेगी, आपको CST करवाना पड़ेगा, कई चीज़ें हैं जो आपको करवानी पड़ेंगी, लेकिन वो फिर आपके चिकित्सीय सलाह के बिना वो बात नहीं बनेगी। जी। तो ज़रूरत है जो पशुपालक है वो कहीं न कहीं धैर्य बना के रखे, ताकि जो उसका पशु है वो समय भी ले सकता है, तो समय के साथ वो ठीक भी हो सकता है। बात करना चाहेंगे जो हम फैलने वाले एक तरह के रोग हैं, जैसे कि आजकल अभी कुछ समय पहले तक ही हम लंपी डिजीज़ के बारे में काफ़ी सुन रहे थे, तो उसके लक्षण के बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के लक्षण होते हैं और उसका उपचार किस प्रकार से शुरू किया जाना चाहिए? लंपी जो आपने डिजीज़ है वो वायरस से फैलने वाली है, और उसको नॉर्मली जो है एक फ्लाई है जो कैरी करती है, जो फ्लाई की वजह से, काटने की वजह से होता है। जी। और अब तो इसकी वैक्सीन चल रही है, काफ़ी हद तक वैक्सीन हो गई है, जी। हमारे हिमाचल में भी हो गई है, बाकी राज्यों में भी वैक्सीन हुई है, लेकिन अभी भी लंपी के कुछ इक्के दुक्के केसेस जो हैं वो आते हैं, आ रहे होंगे। जी। तो लंपी में बहुत तेज़ बुखार आता है, त्वचा में बहुत गांठें बनती हैं, फिर धीरे धीरे वो गांठें फट जाती हैं, एनिमल खाना छोड़ देता है। लेकिन खाने छोड़ने की कंडीशन में कई बार उनमें एनिमल में देखेंगे आप, तो मुंह में भी कई बार उनके जो अंदर टंग होगी, जीभ होगी, या अंदर गम्स होंगे, उन पे जो चमड़ी है वो निकल जाएगी। और हमें पोस्टमार्टम में कई एनिमल में चेंजेस मिले कि उसके इंटेस्टाइन में बहुत सारे अल्सर से, पंच अल्सर, तो बहुत डिफरेंट टाइप के जो उसमें वो हैं लंपी में सिम्टम लक्षण आए। और मुंह से जैसे छाले, और मैं चमड़ी की बात कर रहा हूँ, निकल जाती है, उनमें कई बार कुछ जानवरों में मुंह से लार भी आई। जी। और इंटेस्टाइन में अल्सर होने की वजह से जो थे उनमें जगह जगह ब्लीडिंग होने की वजह से इंटेस्टाइन में कई जगह हमें ब्लड देखने को भी मिला, डायरिया भी देखने को मिला, दस्त जिसे कह सकते हैं वो भी देखने को मिला। तो ये तरह तरह के सिम्टम जो थे वो आए, और इसको सिम्टोमेटिक बेस पे ही इसका इलाज किया जा रहा है अभी भी, और पहले भी जो किया जा रहा था। लेकिन अब काफ़ी हद तक रुक गया है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो लगी है जानवरों में। जी। तो क्या ये वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है ये सभी जानवरों के लिए रखा गया है ताकि किसी में भी ये डिजीज़ ना फैले? मुख्यतः ये जो है ये आपकी जो केसेस थे वो बफलो और काऊ में ही ज़्यादा हुए, जी। रिपोर्ट हुए। गोट्स में और शीप में ज़्यादा रिपोर्ट हुए नहीं, आए नहीं, कुछ इक्के दुक्के कहीं होंगे तो जी। उनमें ही वैक्सीन की ड्राइव की गई पहले।
और उनको ही ट्रीटमेंट का इशू आया, उनको ही ट्रीटमेंट दी गई और वैक्सीन की गई। तो बाकी और इक्वाइंस में नहीं है कोई दिक्कत, डॉग्स में नहीं है। डॉक्टर तरुण, जिस तरह से हम आजकल में पशुओं में, दुधारू पशुओं में विशेष तौर पे देखते हैं कि उनमें बांझपन की समस्या जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है और इससे कैसे समय रहते निजात पाया जा सकता है? धारू पशुओं में जैसे मैंने पहले बात की मैस्टाइटिस की, जो हमारे हाई यील्डर्स जो एनिमल हैं, जो बहुत अधिक दूध देने वाले एनिमल्स हैं, उनमें मैस्टाइटिस हो गया और ये जो इनफर्टिलिटी, बांझपन जिसकी बात कर रहे हैं, ये बड़ी कॉमन और मुख्यतः होने वाली बीमारियां हैं। बांझपन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिए, जब हमने इस टॉपिक की शुरुआती प्रबंधन सीखी तो मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। न्यूट्रिशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और उसके बाद फिर फंक्शनल जो हमारी इनफर्टिलिटी है कई रीज़न की वजह से हो सकती है। तो मैं फार्मर से और पशुपालकों से यही कहना चाहूँगा कि इनफर्टिलिटी को अगर हमने क्योर करना है तो सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन ठीक करनी पड़ेगी। जो हमने सबसे पहले बात की खान पान की, कि आपने खान पान उसका ठीक रखना है। उसको जैसे हमने काफ स्टार्टर की बात की, फिर हीफर फीड की, फिर उसको मेंटेनेंस राशन की बात करते हैं कि एक एडल्ट को 2 किलो राशन देना चाहिए, उसकी समय समय पर डिवर्मिंग करवानी चाहिए, कीड़े मारने की दवाई देनी चाहिए। तो हम एक एस्पेक्ट को, एक सेगमेंट को कवर कर देते हैं कि न्यूट्रिशनल वाले पोर्शन को हमने कवर कर दिया, तो कम से कम अब इनफर्टिलिटी के लिए हमने न्यूट्रिशन वाला पार्ट जो नहीं है। फिर हम मैनेजमेंट की बात करेंगे कि हमने तो उसका रख रखाव ठीक होना चाहिए, एनिमल को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आपके जो काउ शेड्स हैं वो ओपन होने चाहिए, एरी होने चाहिए, सनी होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, एनिमल को जितना हो सके खुला रखना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर कच्चा और पक्का फ्लोर होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो एनिमल बिहेवियर से जुड़ी हुई हैं। तो ये मैनेजमेंटल एस्पेक्ट हैं जो हम उसको कवर करते हैं। फिर हम इनफर्टिलिटी, बांझपन की बात करें जो हमारी डिजीज़ की वजह से आ रही हैं, या फंक्शनल जो इनफर्टिलिटीज़ हैं उसकी बात करें, जो बांझपन जिसकी वजह से हो रहा है, तो हिमाचल में जैसे नॉर्मली ये बड़ा मुख्यतः कारण है न्यूट्रिशन और मैनेजमेंट वाला। इसके अलावा भी मैं ये कहना चाहूँगा इनफर्टिलिटी के केस में कि लोगों को जो टीकाकरण, जैसे अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम कर रहे हैं, अब धीरे धीरे हम सेक्स सॉर्टेड सीमन की तरफ को आ रहे हैं, ताकि लोगों को फिर जो है वो बछड़ियाँ ही आगे मिले, बछड़े ना हों, क्योंकि अब धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, तो एग्रीकल्चर में टूल्स आ रहे हैं, तो हमारे जो बुल्स हैं, बैल हैं, उनका काम धीरे धीरे कम हो रहा है जी। तो इसलिए सेक्स सॉर्टेड सीमन ला रहे हैं। तो उसके साथ साथ हमें टीकाकरण को बहुत ही स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, ताकि जो हमारी इनफर्टिलिटी टीकाकरण की वजह से या टीकाकरण फेलियर की वजह से हो रही है कि पहुंच नहीं पा रहे हैं, फार्मर को समय का पता नहीं चल रहा है, फार्मर को हीट में अपना जानवर आ रहा है उसका पता नहीं चल रहा है, फार्मर को ये नहीं पता है कि हमें उसको कब टीकाकरण करवाना चाहिए। तो ये बहुत सारे डिफरेंट जो एंगल हैं ये एक्सप्लोर होने वाले हैं। तो इसमें मैं फार्मर से यही कहना चाहूँगा कि जो आपका टीकाकरण का समय है, इनमें आपकी दुधारू पशुओं में, गाय में या भैंसों में, वो हीट के 12 घंटे बाद है। जैसे आपने मान लिया किसी अपने गाय को हीट में देखा तो उसके 12 घंटे बाद ही उसका टीकाकरण करवाना चाहिए। नॉर्मली मैक्सिमम हमारे जो एनिमल हैं वो सुबह मॉर्निंग आवर्स में ही हीट में आते हैं, बोलते हैं, जैसे आप कह सकते हैं जी। तो ऐसी कंडीशन में आप देख लीजिए कि कब बोले हैं, उसके हिसाब से 12 घंटे बाद उसमें टीकाकरण करवाइए। अगर आप थोड़ा 2-4 घंटे 5 घंटे लेट भी होते हैं तो मेरा मतलब ये पर्सनली मानना है कि आपको लेट ही करवाना चाहिए, आपको अर्ली नहीं आना चाहिए। तो उससे भी आपका जो रिपीटर, जो बार बार टीकाकरण का जो दौर है वो थमेगा। तो कई बार उनमें जैसे है टीकाकरण हम करवा रहे हैं तो कई बार जैसे चेक नहीं कर पाए ओनर और मिसकम्युनिकेशन जिसे कह सकते हैं किसी वजह से, उस पर बार बार टीकाकरण हो। जैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि टीकाकरण करवा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा 3 बार से ज़्यादा टीकाकरण नहीं करवाना चाहिए किसी गाय का स्ट्रेस में। उससे बार बार आप टीकाकरण करवाएंगे तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो भयंकर रूप से सामने आ सकती हैं, लाइक साल्पिंजाइटिस होगी, ओवेरियल बर्सल एडिशंस हो गए, कुछ वो हो गए, तो रिपीट ब्रीडिंग का जो है वो समस्या उत्पन्न हो सकती है। जी डॉक्टर तरुण, आप कार्यक्रम में आए और दुधारू पशुओं के रख रखाव, उनके प्रबंधन के बारे में हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर तरुण, जिनसे हमने जाना कि किस प्रकार दुधारू पशुओं का सही ढंग से प्रबंधन हो सकता है, रख रखाव हो सकता है। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।